प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी शानदार ट्रिक लेके आए हैं जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक यानी 11-12 में ज्योग्राफी और 6 से 10 तक एसएस के अंदर और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आते रहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर के HSIS की परीक्षा यानी कि बीच में जो होने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कांस्टेबल है, सेना है, पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी है या किसी भी वर्ग के क्लर्क हैं, हर परीक्षा के अंदर यह है आते रहते इससे संबंधित क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को जो है हम यहाँ लेकर के आए हैं, एक एक कुछ शानदार तरीके से समझाएंगे भारत के मैप के साथ। यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं है जो कि इस प्रकार बहुत ही व्याख्याओं के साथ विस्तृत ढंग से और ट्रिक से समझाई गई हूँ। हम आज इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो भारत का ये मैप है इसका कौन सा भाग कहाँ है। ये देखिएगा, ये ईस्ट भाग है, ये नीचे वाला साउथ भाग है और ये इसका वेस्ट भाग है और ये इसका नॉर्थ भाग है। ये दिशाओं का संकेतक होता है इसके ऊपर। अब हम इसका अध्ययन करेंगे कि ये जो बीच को रेखा गुजर रही है ये क्या है। ये भारत को दो भागों में बांटती है। नीचे वाला दक्षिणी भारत कहलाता है और ऊपर वाला उत्तर भारत कहलाता है। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, ये कौन सी रेखा है हम बार बार पढ़ते हैं, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता रहता है। मैं यह निशान लगा देता हूँ, इसका नाम कर्क रेखा है। ये भारत के बीचों बीच 23 से 1/2 डिग्री के कोण से होकर के गुजरती है। ये मैंने लिखा है। ये देख सकते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। अक्सर विद्यार्थियों को याद नहीं होता, बिल्कुल प्रश्न आता रहता है, चाहे वो HCAT, CTET या फिर नेट की परीक्षा है, कोई भी नौकरी की परीक्षा, उसमें ये आज हम इसको एक ट्रिक से पढ़ेंगे कि कहाँ से ये कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अभी मैं यहाँ एक इसका सूत्र बना देता हूँ जिसको बोलते हैं बंगू। एक तो मैंने लिखा बंगू, ये शब्द याद रख लेंगे बंगू। फिर उसके बाद एक शब्द याद रखेंगे जहारा, और एक शब्द और मैं लिख देता हूँ, उसका नाम है मम्मी, और एक छतरी। मैंने एक सूत्र लिखा है यहाँ पर, इसको ट्रिक से याद कर लें। जिसको ये ट्रिक से याद हो गया वो फिर क्या कर सकता है, इस रेखा के बारे में जान सकता है कि कर्क रेखा कहाँ से कैसे गुजरती है। देखिए इसका तात्पर्य क्या है, बै का अर्थ होता है बंगाल। ये यहाँ से बंगाल है, ये बंगाल से होकर के गुजर रही है। गै का अर्थ है गुजरात यानी गु, ये गुजरात है। और जा के बाद है झारखंड, ये यहाँ झारखंड से होकर के गुजर रही है। और ये राजस्थान से इसका यहाँ का एक भाग गुजरता है। और मैं से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गुजरती है। ये देखिए, ये प्रश्न है उठे प्रतियोगी परीक्षा में कि जो कर्क रेखा है वो सबसे अधिक राज्य कौन से गुजरती है जिसमें लंबाई ज्यादा उसकी, तो वो मध्य प्रदेश है। और मी से यहाँ पर ये मिजोरम है, और 6 से यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और 3 से यहाँ पर त्रिपुरा है। ये एक ट्रिक है, बंगू, झारा, मम्मी, छतरी। इसे ये पता चल जाता है कि कौन कौन से राज्य से यह होकर के गुजरती है। मैं फिर बता देता हूँ कि बै से बंगाल, गु से गुजरात, जा से झारखंड, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, 6 से छत्तीसगढ़, 3 से त्रिपुरा है। ये याद रख लें। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये ध्यान रखिए, भी प्रश्न आता रहता है। किसी ने पूछ लिया कौन से राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, सबसे पहले किस राज्य से शुरू होती है, ये रेखा ऐसे गुजरती है। ये देख सकते हैं कर्क रेखा, जो अंत इसका इस राज्य में है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। पहला कौन सा राज्य है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये भी पूछ लेता है कि पहले कौन से राज्य से गुजरती है। देखिए पहले यहाँ से शुरुआत होती है तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर बंगाल है क्रमवाई, फिर उसके बाद त्रिपुरा है, और फिर उसके बाद है यहाँ पर मिजोरम। ही याद रख लें इसको अच्छी प्रकार से। मुझे लगता है कि याद हो गया होगा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है जो हमने विस्तृत एक्सप्लेन के बाद जो है ना समझाई है विद मैप। कहीं भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा नहीं समझाया गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक व्हाट्सएप पर भी शेयर करें, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। ये स्कूली और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए शानदार है। अब हम आगे क्या करते हैं, उसके बाद हम भारत के भागों को पढ़ते हैं कि भारत का जो भाग है इसके अंदर ये देखिए दक्षिण भाग है। यहाँ पर इसको हिंद महासागर कहा जाता है, महासागर ये है।
कई सोचते हैं कि हिंद महासागर बिल्कुल भारत के दक्षिणी छोर पर है। ये इससे नीचे नीचे ये एक ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर है, यानी हिंदुस्तान यानी भारत के नाम पर। ये प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि विश्व का एक महासागर जिसका नाम किसी देश पर है तो वो हिंद महासागर है। इसको देख सकते हैं, ये साइड का है बंगाल की खाड़ी, मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर। ये सारे का सारा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है और ये सारे का सारा अरब सागर कहलाता है। ये अरब सागर, ये देखिए बंगाल की खाड़ी के अंदर जो अंडमान द्वीप समूह स्थित है, यहाँ पर इनको बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। ये भारत के अरब यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। ये दोनों दक्षिण भाग में ही स्थित हैं। ये अरब सागर में है पश्चिम की तरफ और ये दक्षिण की तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ दक्षिण में। ये ध्यान रखें, यानी पूर्व दिशा में की तरफ दक्षिण में और ये पश्चिम दिशा की तरफ दक्षिण में स्थित हैं। ये दोनों ही भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर नौसेना के जहाजी बेड़े और दूसरे अस्त्र शस्त्रागार हैं, मिसाइलें इत्यादि फिट हैं। देश की तटीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए ये बहुत जरूरी हैं और ये विभिन्न वनस्पतियों जीव जंतुओं के आवास स्थल भी हैं। ये वही स्थान है, इसका प्रमुख पोर्ट ब्लेयर है और यहीं पर अंग्रेजों ने देशभक्तों को सजा देने के लिए सेलुलर जेल बनाई थी जिसको हम काला पानी बोलते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर उनको भेजा जाता था। ये जो लक्षद्वीप हैं इनका निर्माण एक मूंगा शैल होती हैं उनसे बना है। ये मैं लिख लेता हूँ मूंगा शैल। अब प्रश्न आता रहता है ये कि भारत के एक द्वीप समूह है जो मूंगा शैल से बने हैं। मूंगा क्या होता है? ये जीव होते हैं छोटे छोटे समुद्री जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में विचरण करते हैं यानी रहते हैं और जब ये मर जाते हैं यानी कि जो मलावशेष होते हैं ये एक स्थान पर इकट्ठा समूह में त्याग करते हैं और वो मलावशेष है वो चट्टानों या शैलों की तरह कठोर हो जाता है और इन्हीं के कारण ये मूंगे के द्वीप बने हुए हैं। और ये इसी प्रकार एक ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है देश है उसके सारे भी एक मूंगा शैलों की दीवार बनी हुई है। तो द्वीप हैं अलग अलग लेकिन वहाँ एक लंबी दीवार सी बनी हुई है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है कि विश्व का कौन सा देश है जहाँ मूंगा शैलों की लंबी दीवारें बनी हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र क्षेत्र है। ये तो था अरब सागर इनके बारे में। तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है मैं यहाँ लिखा देता हूँ। भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 भाग किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं उनका हम यहाँ पर एक एक करके वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो भारत का भौगोलिक भाग है हिमालय पर्वतीय। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। मैं मानचित्र के द्वारा इसको ऐसे भर देता हूँ और इसके नीचे हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के भाग हैं और उसके बाद ये सिक्किम है और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है जिसको मैंने सफ़ेद कर दिया है। तो ये एक तरह से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं। ये लिख दिया मैंने। अब ये प्रश्न पूछ लेता है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इसमें फैले हुए हैं। इसको याद कर सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहने का मतलब मेरा यह है प्रिय छात्र छात्राओं कि भारत का जो ये मैप है यह हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। नेपाल में भी, भूटान में भी और चाइना तिब्बत के क्षेत्रों में भी ये एक श्रृंखला के रूप में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और हिमालय पर्वत की चोटिकाएँ कैसी हैं? हिमालय पर्वत की चोटिकाएँ प्राय ऐसे नुकीले भागों में हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरह से यहाँ पर हिमालय की चोटी फैली हुई हैं। दूसरा उसके बाद उत्तरी मैदान कौन कौन से राज्यों में है मैं ये नक्शा के द्वारा भर देता हूँ। इसमें देखिए ये जो पंजाब है ये इसके अंदर हरियाणा है, इसके अंदर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आगे झारखंड, बिहार, बंगाल इन क्षेत्रों में चले जाएंगे और एक पट्टी असम की तरफ भी चली गई है। ऐसे
यहाँ से होती हुई और कुछ उड़ीसा के भागों में भी है। एक पट्टी राजस्थान की तरफ चली आती है और एक पट्टी यहाँ से होते हुए पतली पतली मैदानी भागों की गुजरात तक आ जाती है। तो एक तरह से जो ये क्षेत्र हैं जो मैंने अभी यहाँ मैप के अंदर दिखाए हैं, भरे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको उत्तरी मैदान बोलते हैं या उत्तर के जलोढ़ मैदान बोलते हैं। ये मैंने लिख दिया है। तो ये भौगोलिक दृष्टि से हिमालय पहला भाग है, तो ये मैदान दूसरा भाग है, और उसके बाद फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये देखिए हरियाणा पंजाब के कुछ भाग हैं, ये एक तरह से राजस्थान का बहुत बड़ा भाग है, ये वाला जिसको हम कह सकते हैं। ये देखिए ये भाग है, और हरियाणा पंजाब के पश्चिमी भाग हैं जहाँ के ऊपर एक तरह से मरुस्थल फैला हुआ है। ये मैं भर देता हूँ, मरुस्थल क्षेत्र, ये भारत का एक भौगोलिक दृष्टि का भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये देखिए ये तीसरा भाग हो गया है यहाँ पर मानचित्र में। और उसके बाद ये मरुस्थल के बाद ये ध्यान है, प्रश्न पूछता रहता है कि रेतीला भाग कहाँ कहाँ फैला हुआ है। वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के पश्चिमी भाग और राजस्थान में यही रेतीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद भारत के तटीय मैदान होते हैं, दक्षिण का पार्ट होता है। ये देखिए यहाँ आएंगे तो ये अरब सागर की तरफ लगते हुए यहाँ पर तटीय मैदान है, ये बिल्कुल समुद्र से जटे हुए, और इस तरह भी ये तटीय मैदान है। ये देखिए मैं इनको थोड़े से रंग देता हूँ ऐसे, और इस तरफ वाले मैदान को भी मैं ऐसे रंग देता हूँ मैप के अंदर। ये देखिए तो ये मैदान है। बाकी का जो बीच में ये भाग रह जाता है सारे का सारा, ये भाग जो रह जाता है मैं इसको मैप से भर देता हूँ ऐसे। ये सारे का सारा पर ये छात्र छात्राओं क्या है? ये दक्षिण का पठार है, इसको दक्षिण का पठार बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ यानी दक्षिण पठार। ये देखिए ये मैंने लिख दिया है। तो इस प्रकार से यह चौथा भाग हो गया है भौगोलिक दृष्टि से। उसके बाद कुछ विद्वान या भूगोलवेत्ता कहते हैं कि भारत के अलग भाग और मानते हैं। कुछ इन द्वीप समूह को एक ही मानता, इनको द्वीप समूह को एक ही मानता है, कुछ इन द्वीप समूह को अलग मानते हैं, और कुछ इन तटीय मैदानों को अलग अलग मानते हैं। तो कुछ तटीय मैदानों को एक ही कह देते हैं। कुछ कहते हैं कि समुद्र तटीय मैदानों को एक ही माना जाए, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये पूर्व दिशा की तरफ हैं तो इन्हें पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, यानी पूर्वी तटीय मैदान ये है। और ये जो हैं यहाँ समुद्र से लगते, इनको कुछ पश्चिम तटीय मैदान बोलते हैं। मैंने इनको अलग से भी मैदान को दर्शा दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मैदान समुद्र से लगते समतल भूमि हैं, ये भी समतल भूमि हैं, और यहाँ 800 से 900 मीटर इन मैदानों में खड़े पहाड़ हैं। ये कहीं 200 से 250 300 किलोमीटर तक चौड़े हैं, यानी समुद्र की तटरेखा और यहाँ पठारों तक। तो कुछ लोग इनको अलग अलग मानते हैं, कुछ पश्चिम तटीय मैदान बोल देते हैं इस तरफ के अरब सागर की तरफ, कुछ इसको पूर्वी, तो कुछ इनको अंडमान द्वीप समूह को अलग गिनते हैं, इसको अलग गिनते हैं। लेकिन यदि हम इनको यानी 4 और एक तटीय मैदान 5 और एक द्वीप समूह को गने तो भारत की भौगोलिक दृष्टियां 5 की बजाय 6 बन जाती हैं। और यदि इनको अलग अलग गिनेंगे तो या एक इनमें काउंट करते हैं तो ये 5 बन जाती हैं। तो ये मैंने दोनों ट्रिक से समझा दिया यहाँ पर कि इनको साफ करें या अलग अलग करें, वो देख सकते हैं आप। अगला उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कर्क रेखा का हो गया, भारत की भौगोलिक दृष्टियों का हो गया, एक आ जाता है मैप के अंदर कि यहाँ बिल्कुल एक देश है श्रीलंका। अब कई बार पूछ लेता है कि बिल्कुल भारत के दक्षिण दिशा में स्थित एक बौद्ध धर्म बहुल्य देश कौन सा है? श्रीलंका है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है श्रीलंका, मैं भी लिख देता हूँ श्रीलंका। ये एक बौद्ध बहुल्य यानी श्रीलंका। यहाँ पर कौन सा धर्म है ये अलग अलग तरह से पूछ लेता है। यहाँ पर पूरी तरह से बौद्ध धर्म है। ये दक्षिण का एक देश है, और इसी से थोड़ा सा आगे जाकर के एक और देश है समुद्र में जिसका नाम है मॉरिशस।
ये जो मॉरिशस है ये मुस्लिम बहुल देश है, यानी एक छोटा सा द्वीप क्षेत्र है। ध्यान रख लें, ये हिंद महासागर में स्थित हैं दोनों के दोनों। तो ये क्या है, ये बौद्ध धर्म और ये मॉरिशस जो है वो मुस्लिम धर्म बहुल्य है। अब प्रश्न बढ़ जाता है कि जो भारत की पूर्वी दिशा है, पूर्वी दिशा के अंदर ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश क्या है, ये मुस्लिम बहुल देश है। ये अपनी प्रतियोगी परीक्षा में ब्लैक मुस्लिम बहुल देश प्राय स्कूली प्रतियोगिता में पूछते रहते हैं। और इससे आगे ही बर्मा है, यहाँ पर ये वाला जो भाग है वो बर्मा है। बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं, और वो एक तरह से बौद्ध धर्म बहुल्य देश है। याद रखने, यहाँ बर्मा है, बौद्ध धर्म, बांग्लादेश मुस्लिम धर्म, ये यहाँ पर भूटान नेपाल है। नेपाल जो है वो हिंदू बहुल धर्म देश है। और आगे जो है ये भूटान है। भूटान जो है वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाला देश है। और यहाँ पर चाइना तिब्बत है, ये बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाला देश है। हालांकि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार किसी धर्म को नहीं मानती, लेकिन फिर भी तिब्बत के क्षेत्रों में एक तरह से बौद्ध बहुल धर्म ही है। ये एक तरह से कौन से देश हैं, उत्तर की तरफ स्थित देश हैं। भूटान मैंने बताया बौद्ध, नेपाल हिंदू, तिब्बत चाइना एक तरह से बौद्ध धर्म है। फिर पश्चिम दिशा की तरफ पाकिस्तान है, यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल देश है। इससे आगे एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान, वो भी मुस्लिम बहुल देश है। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जो कश्मीर से का ऊपरी भाग बिल्कुल इससे मिला कौन सा देश निकट पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा देश निकट पड़ता है हम देख सकते हैं, एक पाकिस्तान है और एक देश यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये ध्यान रख लें। और ऊपर की तरफ तजाकिस्तान है जो कि नज़दीक पड़ता है, उस तरफ चाइना है, ध्यान रखें, तिब्बत। ये इस प्रकार पड़ोसी देशों का वर्णन मैंने कर दिया है कि कौन सा धर्म बहुल देश हमारे देश से लगता है। उसके बाद हम इसकी विभिन्न उनका करेंगे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत कितना है। देखिएगा, ये कौन सा है, उत्तर है, ये वाला उत्तर है। उत्तर से लेकर के दक्षिण ये दक्षिणी भाग है। ये मैं यहाँ तक बता देता हूँ, ये जो भाग है भारत का, यदि मैप के अंदर हम लाइन खींचे यहाँ से लेकर के यदि हम यहाँ तक आए, यहाँ तक, ये इसको क्या बोलते हैं, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताई गई है। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो जगह की थोड़ी सी कमी है, तो मूंगा शहर को मिटा करके हम यहाँ लिख देते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ये देखिए, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह है 3214 किलोमीटर है भारत की। यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर के बिल्कुल यहाँ कश्मीर के किनारे से नीचे समुद्री किनारे कन्याकुमारी तक चले जाएं तो भारत की ये लंबाई 3200 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद मैं अगला बता देता हूँ कि ये जो है पूर्व भाग है भारत का, ये वाला, और ये भाग है पश्चिम है। यदि हम यहाँ से लेकर के इसको ऐसे चले जाएं, यहाँ तक आ जाएं, तो इसको क्या बोलते हैं मैंने अभी बताया कि ये पश्चिम से पूर्व कह लीजिए या पूर्व से पश्चिम कह लीजिए, इसको चाहे दक्षिण से उत्तर कहिए या उत्तर से दक्षिण कहिए, वो 3214 किलोमीटर है। तो यहाँ पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत की 2933 किलोमीटर लंबाई है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यह अभी बताया है तीर का निशान करके कि ये 2933 किलोमीटर यहाँ से लेकर के पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई है। और भारत जो जितना भी ये है क्षेत्रफल इसका, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो विश्व की जनसंख्या है, विश्व का क्षेत्रफल है भारत। ये देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया था एक बार, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है कि भारत में विश्व का कितना क्षेत्रफल है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ कि ये मिल ना जाए इसके अंदर। तो भारत में विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है 2.42%, यानी 2.42% पूरे विश्व की भूमि का है। यानी पूरे वर्ल्ड का जो मैप ले सकते हैं हम, उस वर्ल्ड के मैप में भारत के जो बांटे जमीन आती है या जो भाग है वो 2.42
प्रतिशत क्षेत्र आता है और लगभग पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना भाग आता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये स्कूली परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है, 1-2 की ज्योग्राफी में भी और 9th क्लास के अंदर भी एक चैप्टर है कि विश्व की जनसंख्या का लगभग हमारे देश में 17% भाग निवास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि कम है और जनसंख्या हमारे देश में ज़्यादा निवास करती है। ये हमने देखा भी है कि चाइना विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, उसके बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जो जनसंख्या में सर्वाधिक है। अगला फिर मैंने बताया यहाँ पर कि ये तो हमने देखा कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है। यदि हम उसका अध्ययन करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए क्षेत्रफल कुल, यानी मैं लिख देता हूँ भारत का सारे का सारा मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ब्रैकेट में लिख दिया है भारत का क्षेत्रफल यानी कुल भारत का लिखा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता रहता है। ये 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, इसमें मिलने जाएगी वर्ग। देखिएगा इसको किलोमीटर बोलते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि भारत जो है उसका सारे का क्षेत्रफल जो आंतरिक भाग है कि सीमाओं के अंदर अंदर का जो भाग है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो कितना है। वो 32, 87, 263 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का आंतरिक क्षेत्रफल है। और उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भारत है इसके साथ कौन कौन से राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा लगती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता रहता है। कोई भी प्रश्न में छात्र ऐसा नहीं है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं आए, बिल्कुल आए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5, 7-7, 10-10 बार आए हैं, घुमा फिरा करके आए हैं। और अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि भारत का जो समुद्री है वो कौन कौन से राज्य जो है समुद्र से लगते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये गुजरात है, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है और उसके बाद केरल है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से लेकर के कई बार प्रश्न को अद्भुत पूछता है कि अरब सागर से कौन कौन से राज्य टच होते हैं। नंबर 1 मैं गिन देता हूँ, यहाँ देखिए नंबर 1 यहाँ पर केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 महाराष्ट्र और नंबर 5 गुजरात। यानी यहाँ पर 5 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा से अरब सागर में टच होते हैं। ये ध्यान करने की है, ये प्रश्न घुमा फिरा करके ऐसे देखता है। अब हम यहाँ पूर्वी तट के समुद्री सीमा यानी बंगाल की खाड़ी से टच होने वाले गिनते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु है, उसके बाद फिर आगे जाकर के आंध्र प्रदेश है 2, तीसरा जो है वो उड़ीसा है और चौथा यहाँ पर बंगाल है। यानी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस तरफ जो 4 राज्य हैं वो समुद्री सीमा से टच होते हैं। टोटल 5 और 4 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री सीमाओं से भारत के टच होते हैं। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखने कि तट रेखा कितनी है हमारी, वो 6100 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के इसको समुद्र से जाते हैं, यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे घूम के यहाँ से घूम करके ऐसे जब आते 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 हम यहाँ समुद्री तटों से आते आते प्रिय विद्यार्थियों यहाँ बंगाल की सीमा तक आ जाते हैं। तो ये लगभग 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर समुद्री तट है, यानी समुद्र तट मैंने लिख दिया है यहाँ पर। समुद्र तट जो है वो 6100 किलोमीटर है, इसको हम देख सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 राज्यों की सीमाएं हैं, 5 और 4 9 हो गई, अलग अलग करके बताए हैं। यानी 9 राज्य 6100 किलोमीटर समुद्री सीमाओं से अपनी सीमाओं को टच करते हैं। एक इस बात को ध्यान रखें। दूसरा एक प्रश्न और बता देना चाहता हूं मैं यहाँ पर कि जो भारत की मानक रेखा है वो यहाँ इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, कर्क से। ये हम अगले उसमें चैप्टर में वर्णन करेंगे, जो भारत की समय और अक्षांश देशांतर रेखाओं की जो टाइम जोन है उसके बारे में बताएंगे। अब हम इसका वर्णन यहाँ पर नहीं करते हैं। उसके बाद भारत की जो सथल सीमा है
वो 15,200 किलोमीटर है। मैं लिख देता हूँ स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा का तात्पर्य क्या है? स्थल सीमा का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये देखिए कौन सा है, बांग्लादेश और बर्मा, इन देशों से जो स्थलीय सीमा है ऐसे घूम के टेढ़ी मेढ़ी होती 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 यहाँ तक आते 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 घूमते 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 यहाँ तक आती है, तो 15,200 किलोमीटर है। मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अब ये भी हमने पढ़ा था और इसको लिखा भी था। उसको जो है हमने लिखा था, यहाँ लिखा है, ये तो 2933 किलोमीटर है, और ये वाली जो दूरी हमने इसके अंदर बताई है 3214 किलोमीटर बताई है। टोटल 32,87,200 इसका क्षेत्र बताया था। 2.42 विश्व की जनसंख्या का वो विश्व का भूभाग बताया था। जनसंख्या 17% बताई थी। भौगोलिक दृष्टि 6 बताई थी। और 5 राज्य जो है वो इस तरफ सीमा से लगते हैं, 4 उस तरफ लगते हैं। और 3214 किलोमीटर यहाँ से यहाँ है, यहाँ से 2900 है। समुद्री तट जो रेखाएं हैं वो 6100 है, और 1500 स्थलीय भाग लगते हैं। ये मैंने आपको बताया है, एक बार दोबारा से दोहराया है मैंने इसको। और एक प्रश्न बड़े अजीब तरीके से पूछा था कि बेटा ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत से लगती हैं? वो बांग्लादेश है। कईयों को भ्रम होता है कि पाकिस्तान होगा, चीन होगा, नहीं, बांग्लादेश है, क्योंकि इसकी सीमा ऐसे कटपट घूम 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 के अनेक राज्यों से टच करती है। जैसे बंगाल से टच करती है, कहीं मेघालय से टच करती है, कहीं त्रिपुरा से टच करती है, कहीं असम से टच करती है। तो बांग्लादेश, ये भी प्रश्न आया हुआ था एक प्रतियोगी परीक्षा में, एक बार नहीं कई बार आया है ये, एक इसको ध्यान रखेंगे कि कहाँ कौन सी है। तो उसके बाद जो है तटरेखा बता दी है, स्थल सीमा बता दी है। फिर उसके बाद है भूमध्य रेखा से भारत का जो ये छोर है वो कितनी दूर है, लगभग 876 किलोमीटर। देखिए ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो नीचे एक कौन सी रेखा गुजरती है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऐसे मैं यहाँ बता देता हूँ कि पृथ्वी ऐसे जो गोल है, ये भाग है पृथ्वी का, जो ये गोल है, तो ये जो गोल पृथ्वी का जो भाग है, यहाँ से क्या गुजरती है, बीचों बीच एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री पे, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। इस रेखा से भारत का जो ये भाग है, ये नीचे वाला भाग दक्षिणी, जिसको कन्याकुमारी पॉइंट्स बोलते हैं, ये कितना दूर है, यहाँ से यहाँ कितना दूर है मैं बता देना चाहता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ लगभग ये है 876 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर दूर है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता रहा है प्रतियोगी परीक्षा में कि भूमध्य रेखा से भारत का छोर ये वाला कितनी दूर है, ये 876 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, मानचित्र की भी जानकारी है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की भी जानकारी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक।